2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने का वादा करने वाले क्या आज तक दिए? नहीं दिए। आप देख लीजिए, 15 लाख अकाउंट में देंगे, 15 रुपया आपके अकाउंट में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मिला? नहीं मिला। जब बिहार का विकास करने का बात हुआ, जब तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं की बात करना शुरू किए, तब क्या हुआ? उन पर एक ब्लेम कर जो सार्थक भी नहीं निकल पाए। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रज़ा है और इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं और राजद कार्यालय में हमारे साथ युवा नेता जेम्स कुमार यादव भी हैं। मौजूदा हालात जो चल रहे हैं बिहार की और वर्तमान देश की, जिसको लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, बेरोज़गारी को लेकर आवाज़ उठाई जाती है। तो कभी गैस सिलेंडर के दाम जब 50 रुपये बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं इस आवाज़ को सुना जाता है ज़ोर शोर से। क्या कुछ कमी है आज भी जो ये सरकार कहीं ना कहीं उस पर अभिलेप नहीं कर पा रही है? हमारे साथ जेम्स यादव हैं। जेम्स जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ ही थे, गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए उस पर? देखिए, वर्तमान की केंद्र सरकार जब ये सरकार में नहीं थी, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार थी, तो आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण चल रहा था कि उस देश का क्या होगा जिस देश की करेंसी बार बार गिरती हो। श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, अफगानिस्तान की करेंसी नहीं। आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान की करेंसी गिरती है? अगर हिंदुस्तान की करेंसी बार बार गिर रही है तो ये केंद्र सरकार की जीतती जाग नाकामियों का जीता जागता सबूत है। अब जाके उनसे पूछिए कि हुजूर, अब तो आप सत्ता में हैं और लगातार आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक पहुंच गया, आखिर आज किसकी नाकामियां हैं? आप देखे होंगे गैस सिलेंडर के कीमतों को लेकर, आपके सवालों पर हम लेट से आए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के कीमतों को लेकर स्मृति ईरानी जो आज केंद्र में मंत्री है, वो कभी रोड पर नृत्य करने का भी काम की थी और उस समय के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी चूड़ी निकाल कर भेजी थी कि आपको चूड़ी पहन लेना चाहिए। कब? जब गैस का कीमत 493 रुपये था, लेकिन आज गैस का कीमत कहाँ है? 1000 पार कर गया, 1053 रुपया, 1000 पार कर गया, लेकिन आज चूड़ी कहाँ है? स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? आपको पूछना चाहिए। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, 2014 का मैनिफेस्टो आप पढ़िए बीजेपी का, उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन हुआ क्या? सीधे उसका उल्टा। जब 2014 में इस सत्ता में आए, 2014 के बाद लगातार 4 सालों तक वैकेंसियाँ बंद रही। रेलवे ग्रुप डी की जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ, आज तक उसका रिजल्ट तक नहीं आ पाया। ये हकीकत है, आपको पूछना चाहिए सरकार से। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था बिहार में 2020 में, तो जब नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उतरे, जब उन्होंने ये कहा कि जब हमारी सरकार अगर बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहले हस्ताक्षर से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। तब इन्होंने क्या कहा? एनडीए वालों ने क्या चला? 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज क्या हुआ? केंद्र सरकार का एक घोषणा आया कि भाई पूरे देश में हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो क्या 19 लाख उस 10 लाख में घुस गया? उसमें इंक्लूड हो गया? बिहार का 19 लाख हटा के 10 लाख देना है, या 10 लाख में 19 लाख इंक्लूड हो गया? आज तक 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। 19 लाख के जगह 19 लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। 10 लाख जो कहा गया वो इतना बड़ा जुमला है। कैसे जुमला है आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से प्रति साल बच्चों की मौत होती है। उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, बार बार यहाँ आया करते थे और क्या कहा करते थे कि एक हॉस्पिटल देंगे जिसमें 100 बेड का आईसीयू होगा। आज तक मिला? नहीं मिला। 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने का वादा करने वाले क्या आज तक दिए? नहीं दिए। आप देख लीजिए, 15 लाख अकाउंट में देंगे, 15 रुपया आपके अकाउंट में आया है वसीम जी? 15 रुपया आया है? नहीं आया।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मिला नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, मिला नहीं मिला। आपको जानकर दुर्भाग्य होगा, अगर पटना जिला में आप रहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी का एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो ग्रेड ए में आता हो, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है। ये पटना के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, समझे। तो बार बार जुमला करने में तो माहिर। देखिए, जब किसी एक देहात में कहावत है, जब किसी का बेटा नालायक हो जाता है ना, जब वो कमा नहीं पाता है, तो क्या करता है, बाप की संपत्ति को बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे बेचते जब पूरा संपत्ति खत्म हो जाता है, जब लोग पूछता है कि अरे यार तुम्हारा ये स्थिति कैसे हो गया, तो क्या कहता है, मेरे बाप ने मुझे दिया क्या था, मेरे बाप ने मुझे दिया क्या था। जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू PSU 33 PSU बनाए थे, क्या एक भी PSU का निजीकरण हुआ था? नहीं हुआ था। ये निजी आप ये लाल बहादुर शास्त्री उसी पे आ रहे हैं। आप निजीकरण को आप आसान चीज़ समझ रहे होंगे, लेकिन उसको भी हम समझाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी 3 PSU बनाए थे, क्या एक भी PSU का निजीकरण किए थे? नहीं। आप देख लीजिए, राजीव गांधी 17 PSU का निर्माण किए थे, क्या एक भी PSU निजीकरण किए? नहीं किए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 17 PSU बनाए, 7 PSU का निजीकरण किए थे। इंदिरा गांधी 66 PSU बनवाई, और लेकिन एक भी PSU का निजीकरण नहीं हुआ। उस समय और क्या हुआ, जो निजी बैंकें थी उसको सरकारीकरण किया गया था ना। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, जो विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक भी PSU का निर्माण किए हैं, लेकिन सारी सरकारी संपदा को वो बेच दिए। और कल के डेट में आप याद रखिएगा, जब सारी संपदा 1-2 व्यक्ति के हाथों में चली जाएगी, देश हमारा गुलाम होगा। जब उनसे सवाल किया जाएगा तो वो ये कहेंगे, विपक्ष ने 70 सालों में देश को दिया क्या? ये सवाल से तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कर रही है। लेकिन अगर बात वर्तमान में बिहार की हालत की करें, शिक्षा की दुर्दशा की करें, रोज़गार की बातें करें, क्यों आखिर स्टेट के अभ्यर्थी आज भी 10 सड़कों पर बैठे हैं? क्यों आखिर JEE के वो अभ्यर्थी जिनके पास रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट कैंसिल करने के बाद भी संशोधित करने के नाम पे अभी भी उनको रोड पे बैठाया गया? क्यों आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे बख्तियार खिलजी ने जब नष्ट किया, तो उसके बाद लोग हमेशा याद किया करते थे कि हमारे पास सबसे बड़ा वो पावर था, सबसे बड़ी किताब की वो परिभाषा थी वो यूनिवर्सिटी। आखिर क्या हो गया बिहार को? बिहार की दुर्दशा पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार भी हमारे देश में ही आता है, भारत देश में ही आता है। और आपको याद होगा, जब 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था, तो उस समय राजनीतिक विशेषज्ञ कोई थे बीजेपी में, सलाहकार कोई थे, तो प्रशांत किशोर जी थे, जिनका ये नारा हुआ करता था, अच्छे दिन। जी बिल्कुल, बहुत सारा स्लोगन आया था। और जब बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, नारा उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन जो सरकार, ये जब नारा आया था तो याद दिला दूं कि राजद साथ में थी, एकदम साथ में थी। मैं यही भूल ना जाए। नहीं, हम भूल नहीं जा रहे हैं, हम उस पर आ रहे थे। जब बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, जब ये नारा आया था तो ये प्रशांत किशोर जी का नारा दिया हुआ था, और उस समय महागठबंधन साथ में था। लेकिन जब बिहार का विकास करने का बात हुआ, जब तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं का बात करना शुरू किए, तब क्या हुआ, उन पर एक ब्लेम कर जो सार्थक भी नहीं निकल पाया। कोर्ट ने उस आपके कहने के अनुसार, सर सुनिए ना, कोर्ट ने उस केस में तेजस्वी यादव जी को बाइज्जत बरी किया, ये आपको पता है ना? लेकिन उस ब्लेम लगाकर सरकार सत्ता से बाहर चली गई, और नीतीश कुमार उस आदमी के साथ, उस पार्टी के साथ चले गए जिस पार्टी को बिहार ने नकार दिया था, सत्ता में नहीं आने दिया। उस पार्टी की सरकार बनी, उसके साथ NDA की सरकार बनी। बढ़िया। आज आपको याद है कितने साल का टर्म था आप लोगों का साथ में? 18 महीना। 18 महीना। क्या 18 महीना में बिल्कुल नौजवानों की और रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने नहीं की थी? एकदम की थी। अगर की थी तो फिर 18 महीने सरकार कैसे चल गई? सुनिए, जब
सरकार अगर आपने सर किया तो सुनिए, फिर सरकार 18 महीने हमारी की लगेगी। सुनिए, जब हमारी महागठबंधन की सरकार मिली, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में PWD मिनिस्टर जी, बने, बिल्कुल मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री आई जब, तो आपको पता होगा जिस गंगा सेतु का आज उद्घाटन करके करेजा फुला रहे हैं, जिसमें वहाँ के प्रेजेंट के विधायक, राघोपुर के विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित भी नहीं किया जाता है, वो गंगा सेतु अगर कोई पास करवाया था जाके नितिन गडकरी जी से, तो जाके पूछिए, वो तेजस्वी बिल्कुल, प्रसाद यादव थे। बिल्कुल। आप देख लीजिए, ये जो जेपी सेतु बना, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनाया था। उनके कामों को देखकर ही तो ये तोड़ा गया। आप देख लीजिए, उस समय जो हमारी मंत्रालय था, या क्या हम उस मंत्रालय में हम काम नहीं किए? आप हमसे हिसाब लीजिए, हम बताते हैं हमने क्या काम किया। यही तो कारण रहा ना। सरकार ये देखी कि ये बिहार के प्रति सजग है, युवाओं के प्रति सजग है, अपने प्रदेश के प्रति सजग है, शिक्षा के प्रति सजग है, तो इसको रखना ठीक नहीं है, क्योंकि कल के डेट में मेरे गले का हड्डी बन सकता है। उन्होंने सरकार तोड़कर कहाँ चल गए? बीजेपी में चले गए। कहाँ? जिसे जनता ने नकार दिया था। भाई, जिन्हें जनता नकार दी थी। और आज क्या हुआ? जब 19 लाख रोजगार का वादा आप किए थे, जब जनता आपको नकार दी थी, 43 सीट वाला मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये बात आपको भी घर कर रही है? अरे भाई, हमको घर नहीं कर रही है, आपको घर कर हम रही है? बड़ी पार्टी हैं, बिहार की बड़ी पार्टी थे और हैं भी। हाँ बिल्कुल, आपने आप AIMIM के 4 पिलर को बैकडोर से वापस बुला लिया। हमने बैकडोर से वापस नहीं बुलाया। अख्तरुल इमाम तो यही पहले कहते हैं। पहले बात तो सुनिए, अख्तरुल इमाम क्या कहते हैं? अख्तरुल इमाम भी फर्स्ट बार विधायक मेरे यहाँ से बने थे, जी बिल्कुल। और उनके जो विधायक आए हैं हमारे यहाँ, वो मेरे पार्टी के लोग थे। ठीक है, किसी वजह से समीकरण के आपने वजह से सीट पहले नहीं दिया था, सुनिए, जैसा कि अख्तरुल अरे इमाम का कहना है कि आपने उन्हें भगा दिया था, जिस कारणवश ओवैसी ने हमारी उन्हें अपने पार्टी- गोद लिया, आप जिताया आप भी। इसका मतलब लालू यादव जी का बयान नहीं सुने। हमारी पार्टी न किसी को भगाती है और न किसी को जबरदस्ती तोड़ कर लाती AIMIM है। के सुनिए, प्रदेश- हमारी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुनिए, अख्तरुल इमाम का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, मैं सिर्फ वो स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ। सर, वो क्या कहते हैं हमको नहीं कहना है। आप हमसे जवाब मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब हमारा देना जी बिल्कुल। अधिकार है। हम आपको बता रहे हैं रियलिटी क्या है। बहुत सारे बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, टिकट 243 को ही मिल सकता है। चलिए, कुछ लोग जाकर हमारे पार्टी से बाहर जाकर चुनाव लड़े, वो जीत गए, लेकिन उनको वहाँ घुटन महसूस हो रहा था। वो आए हैं, अगर तोड़ना रहता तो हम 5 को तोड़ते, हम 4 को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो भी तो हमारे पार्टी से फर्स्ट बार विधायक हुए थे। जाके पूछेगा उनसे कि फर्स्ट बार विधायक कहाँ से हुए थे। तो जो आप हमारे पार्टी से विधायक हो, तो हमने तोड़ा नहीं। हमने तोड़ना किसे कहते हैं? मुकेश सहनी जी को देखिए, जबरदस्ती मंत्रालय छीना गया या नहीं छीना गया? जबरदस्ती तो दिया भी गया था ना। हैं? जबरदस्ती तो दिया भी गया था ना। भाई, तो वो विधायक उन्होंने क्या कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे पीठ में खंजर भोगे थे। आज क्या हो गया? वहाँ तो भाला भोगा गया। भोगाया या नहीं भोगाया? कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण वाली बातें चर्चा में कोई आकर रोजगार और नहीं, रोजगार हमारा प्राथमिकता है, और रोजगार पर ही हम चुनाव भी लड़े थे पिछली बार, और आगे भी हमारा मुद्दा रोजगार होगा, क्योंकि रोजगार को लेकर डाकबंगला चौराहा पे कार्यकर्ता और विधानसभा में हमारे विधायक, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, वहाँ चप्पल जूता से मार खाए हमारे विधायक। ये रोजगार के लिए ही, शिक्षा के लिए ही, बिहार के भविष्य के लिए ही। और हमारे उसी दिन हमारे युवा, हम लोग कुटा रहे थे डाक बंगला पे, आपको पता है ना कितना कूटा गया था, कितने लोगों को पैर हाथ टूटा था, पता है? तेजस्वी यादव जी पर भी रोड़ा चला था, पता है ना? तो ये रोजगार को ही लेकर था, बिहार के भविष्य को ही लेकर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार, चाहे तो वह शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, भुखमरी की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, सब चीज़ों पे सजग है और बात करते हैं, और लगातार इन सब चीज़ों को। अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो जिस तरीके से जेम्स यादव बात कर रहे हैं, उस तरीके से मैं जेम्स यादव को याद दिला दूं। जातीय जनगणना में नीतीश कुमार आपके साथ, रोजगार की बात पर नीतीश कुमार आपके साथ, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हर उस मुद्दे पर नीतीश कुमार अब साथ आना चाहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हमेशा के लिए आना चाहते हैं? एक व्यक्ति दुल्हा के चाची या दुल्हनियों के चाची रह सकता है जी। तो अभी देहात क्या में कहावत सुने अभी हैं? क्या माना जाए? देहाती भाषा का कहावत सुने बिल्कुल हैं? सुने। तो अभी दूल्हे क्या के माना चाची जाए? दुल्हनियों के चाची। जेम्स यादव को क्या लगता है? अगर वो जातीय जनगणना पे हमारे साथ थे,
आपको पता होगा जब यहाँ से कमेटी गई थी प्रधानमंत्री जी से मिलने, तो नीतीश जी ने खुद कहा था प्रधानमंत्री जी से कि ये नेता विरोधी दल के प्रेशर में हम लोग आपसे मिलने आए हैं। कहा था या नहीं कहा था? लेकिन थे ना साथ खड़े थे। अगर साथ खड़े, अगर आपको जातीय जातीय जनगणना जनगणना कराना है तो अगर जातीय जनगणना को कराने के लिए अपने बीजेपी से लड़ गए वो। लड़ गए नहीं, वो हमारा प्रेशर था। ठीक है, आपका ही प्रेशर था, लेकिन आपके ही प्रेशर पे क्या ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाएंगे? जब हालत है, हमने ये कहा कि वो वापस आ जाएंगे, तो आपका प्रेशर है ना, तो फिर वहाँ तो नहीं करते ना। सेकेंडरी बयान में तो सेकेंडरी स्टेटमेंट आपको बता दें, जेम्स भाई आपको बता दें, सेकेंडरी स्टेटमेंट में नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हम जातीय जनगणना के साथ। किसके साथ हैं? जातीय जनगणना के साथ। जातीय जनगणना के साथ थे तो क्यों नहीं जातीय जनगणना हो सकता है बाद में जब नेता प्रतिपक्ष ये बोले कि अगर जल्द इसका फैसला नहीं गया तो हम पटना से लेकर दिल्ली तक मार्च करेंगे, तब आप साथ आए। चलिए कम से कम साथ आए ना। अरे गजब वाला तो वो तो बोल तो रहे हैं कि ये हमारा प्रेशर है। अब भले वो ढिंडोरा पिटवा रहे हैं, आज दौरा निकलवा रहे हैं, रथ निकलवा रहे हैं कि हमने जातीय जनगणना, लेकिन जातीय जनगणना में उनका नहीं योगदान। ठीक है, आपका ही योगदान है, हम भी ये कहते हैं कि आपका ही योगदान है, लेकिन कारणवश हम ये पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार जातीय जनगणना में आपके साथ हुआ है, आपने ये किया, क्या कहते हैं, अग्निवीर पर विधानसभा वॉकआउट किया, उन्होंने भी आपके साथ वॉकआउट किया, तो क्या लगता है? वॉकआउट किया, अगर उनको लग रहा है कि अग्निवीर जो योजना है, पहले तो हमको लगा, देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब अग्निपथ योजना आया तो हमको लगा कि भाई बिहार में तो विश्वसैया भवन में आग बुझता नहीं है 24 घंटा में, तो दमकल विभाग का कोई स्कीम लगता है केंद्र सरकार लाए हैं कि तुरंत बुझ जाए आग। लेकिन जब रवीश कुमार जी का सुने, हम देश के पत्रकार हैं, उनका सुने, तब पता चला कि अग्निपथ जो योजना था, इसको आप अग्निपथ मत कहिए, इसे कहिए भरी जवानी में। सही कहा था रवीश कुमार जी ने, आप याद कीजिए, उनका एक लाइन है, भरी जवानी में भूतपूर्व हो जाने का अभूतपूर्व योजना है ये। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, आप पढ़ाई किए हैं ना? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? पीजी चल रहा है। पीजी आपका चल रहा है, हम पीजी कर लिए। पीजी करने के बाद हम करीब 2-3 साल से पढ़ाई ड्रॉप हमारा हो गया है। आप बताइए, क्या हम कवर कर सकते हैं तुरंत? हम कवर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर आपका पढ़ाई टूट जाएगा 2-3 साल तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा, आपको पता है ना, 3 साल एनसीसी करने में लगता है, 2 साल का ट्रेनिंग होता है, 5 साल का ट्रेनिंग करके 4 साल का नौकरी करेगा जी, और 4 साल में जो उसका पढ़ाई से नाता टूटेगा, क्या फिर 25 के बाद अगर कोई 21 में नौकरी करेगा तो 25 में रिटायर होगा, तो 25 के बाद वो पढ़ाई कवर कर सकता है, उसका नौकरी हो सकता है? तो 25 वर्ष का युवा, 25 से जो 30 वर्ष का युवा होता है, जिसमें उबलता हुआ खून होता है, वो सारे हथियार का ज्ञाता होगा, वो क्या करेगा बेरोजगारी में? तो बोले तो सही में कुछ ईमानदार व्यक्ति भी हैं बीजेपी में, बोले ना कि हम चपरासी का नौकरी देंगे अपने यहाँ, जी बिल्कुल, धोबी घाट पर रखेंगे, हम अपने यहाँ गार्ड का नौकरी देंगे, ड्राइवर का नौकरी देंगे। उनसे जाके पूछिए, प्रत्येक साल सेना में 55,000 लोग रिटायर होते हैं, कितने लोगों को नौकरी देते हैं? और जिस पैसा की बात कर रहे हैं, अगर पैसा का इतना ही गुमान है, अगर इनको लगता है कि सेना पैसा के लिए जाते, तो ये अपने बाल बच्चा को भेजे ना। नेता प्रतिपक्ष तो बोले, हमारे नेता 25 लाख रुपया देंगे, और जब वहाँ से रिटायर करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हम गार्ड का नौकरी दे देंगे। सवाल ये नहीं रहेंगे, सवाल ये नहीं था। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। मैंने ये सवाल किया था कि आपके समक्ष नीतीश कुमार ने भी वॉकआउट किया, तो क्या लगता है आगामी दिनों में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नजर आएंगे? वसीम जी, हमने वही तो बताया कि अगर उन्होंने वॉकआउट किया तो सरकार से दूर क्यों नहीं जाते हैं? आखिर क्या मजबूरी है? इसका मतलब मलाई खाना मजबूरी है? लगातार तो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में मतलब वाद विवाद चलते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि मलाई खा रहे हैं, लगातार वाद विवाद हम देखते हैं अखबारों में। सर, वाद विवाद चल रहा है तो क्यों दोनों साथ हैं? क्या आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका वो अभिवादन नहीं करें? राजस्व विभाग में क्या बोले, 125 करोड़ का घोटाला हुआ, 125 करोड़ का घोटाला हुआ, 125 करोड़ का घोटाला हुआ। ऑडिटर ने कहा ऑडिट में फाइल पर नहीं चढ़ा हुआ था, क्या किए? जांच किए? नहीं, क्योंकि वो मिल बांट कर खाए थे। ये क्यों रोके? अंचला अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों रोके? क्योंकि रामसूरत राय अकेले मलाई खा रहे थे। यहाँ मिल बांट के खाया जाता है सर, मिल बांट कर नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं करती है आरजेडी? क्यों नहीं दबाव बनाती है? आरजेडी लगातार दबाव बनाती है। आरजेडी इस पर सवाल नहीं उठाई है क्या?
जब उन्होंने ये कहा राम सूरत राय ने कि हमारे विभाग में माफियाओं का कब्जा माफियाओं का है, कब्जा तो है। 17 साल से तो राजस्व विभाग बीजेपी के पास है और 17 साल से एनडीए ही सरकार में है यहाँ बिहार में। तो फिर कौन सा माफिया? इसका मतलब आप लोग की सरकार माफिया चलाती है, आप लोग से नहीं चल पाता है। हो सकता है उनका ये कहना हो कि 2 साल में आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। जो 17 साल राज किए हों, अगर उन पर 2 साल भारी पड़ जाए तब तो उनके शासनकाल पे चलिए